हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका। मैं हूं आपका सनी कुमार और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो मैं आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ आज प्रेजेंट हो गया हूं, जो कि आपको पता है स्टैटिक जीके। जितने भी जीडी में आपके स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछे गए, जीडी ने अदर कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी का कंप्लीट आपको मैं सीरीज लेकर आ रहा हूं आपके सामने। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हम इससे बिना देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा एक टॉपिक है कि भारत और विश्व धरोहर स्थल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर भारत और विश्व धरोहर स्थल क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो धरोहर स्थल होती है उसका मतलब होता है कि जितनी भी पुरानी चीजें होती हैं उनको भारत में एक प्रकार से एक अलग जगह दिया जाता है, जिसपे पूरे विश्व उसको क्या करता है, देखने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना। तो पहली बात है कि यूनेस्को के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था जब मैंने पिनाकल्स का सीरीज करवा रहे थे कि यूनेस्को की अगर आपसे पूछे कि ये क्या है, तो यूनेस्को की स्थापना जो होती थी 11 दिसंबर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1945 को हुआ था। ठीक है ना। अगर आपसे यूनेस्को का अगर हेडक्वार्टर पूछ दे, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे यूनेस्को का, तो देखिए दो चीजें होती है, यूनिसेफ और यूनेस्को। दोनों में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है कि यूनिसेफ और यूनेस्को क्या है। तो अगर आपसे यूनेस्को का पूछे तो याद रखिएगा ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपके पेरिस फ्रांस हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पेरिस फ्रांस हो जाएगा। ठीक है ना। और यूनेस्को का पूछे, यूनिसेफ का पूछे तो इसका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें बात कर रहे थे कि हमारे पास विश्व धरोहर में जो टोटल अभी तक धरोहर है वह कितना है, 42 धरोहर स्थल है। साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, इसका जो भी इंपॉर्टेंट चीज को लगाएंगे आप उसको कॉपी पे लिखते जाइएगा। ठीक है ना। तो अगर आप पूछे कि भारत में कुल आपके धरोहर स्थल कितने शामिल है, तो आपका 42 सही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। जिसमें से अगर पूछे 34 सांस्कृतिक है और 7 प्राकृतिक और 1 आपका मिश्रित है। ठीक है ना। तो अभी मैं फिर से बताता हूँ कि भारत की अगर कुल आपकी धरोहर पूछे तो 42 धरोहर है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सांस्कृतिक कितनी है तो 34 है, और आपसे पूछे कि प्राकृतिक कितनी है तो 7 है, और आपका मिश्रित कितना है तो 1 है। अब इसमें ये चीज समझने वाला चीज है कि सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सांस्कृतिक हमारे धर्म से, जैसे दुर्गा पूजा हो गया, उसके बाद में और भी बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल कर दिया जाता है। ठीक है ना। और प्राकृतिक का मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास जैव मंडल है, संरक्षण है, जहां पर बायो रिजर्व्स है, जहां पर वन और वन जीवों को प्रोटेक्शन के लिए आपको रखा जाता है। ठीक है ना। और मिश्रित का मतलब होता है कि हमारा एक ही मिश्रित है, ध्यान रखिएगा, जिसमें सारे जो बनाए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। सबसे पहले देखिए, नोट्स बनाते जाइएगा। ये जितने भी फैक्ट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी आपके लिखा हुआ है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग सांस्कृतिक के बारे में देखेंगे। जो टोटल मैंने आपको बताया कि 42 आपके विश्व धरोहर में हमारे पास जो सांस्कृतिक है वो 34 है। देखिए इसमें सारा तो नहीं पूछता है, जो जो पूछता है मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन एग्जाम में बार बार पूछता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि आगरा का किला कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, जिसको मैं डेट मेंशन कर रहा हूँ कि आगरा का किला जो यूपी में है, ये आपके विश्व धरोहर में, इसको सांस्कृतिक विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो 1983 में हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अजंता और एलोरा ये दोनों ही आपके जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद। ठीक है। चलिए ये टिक करते जाइए दोस्तों, जो जो इंपॉर्टेंट लगवा रहे हैं कि आपके आगरा किला आपको बता दी उत्तर प्रदेश में, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं ये आपके कहां पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है। डेट नहीं पूछता है, ध्यान रखिएगा, जो डेट आपको पूछेगा मैं आपको बता दूंगा। जो आपका है ताजमहल, ताजमहल को भी आपको सांस्कृतिक विश्व धरोहर में रख दिया गया, जो कि यूपी में है। आपको मैंने बताया ना कि सांस्कृतिक विश्व धरोहर का मतलब होता है एक ऐसा धरोहर जहां पर पूरी देश उसकी क्या करती है, रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है, जहां पर बहुत से लोग जो है वहां पर देश विदेश से लोग घूमने के लिए भी आते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको बताया है सूर्य मंदिर, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछता भी है कि सूर्य मंदिर जो गोल्डन टेम्पल है वो कहां पर है, कोणार्क, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सूर्य मंदिर को आपके उड़ीसा है। महाबलीपुरम स्मारकों का समूह जो कि आपके तमिलनाडु में। ठीक है ना। उसके बाद आपके गोवा का चर्च और कॉन्वेंट जो कि आपके गोवा में, याद रखिए गोवा के चर्च कहाँ पे होगा, गोवा में होगा। खजुराहो का आपको याद रखिए, खजुराहो स्मारकों का समूह जो कि आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है। हम्पी अगर पूछे तो हम्पी से याद रखिएगा कर्नाटका। ठीक है ना। हम्पी विजयनगर कर्नाटका में, ये सारी चीजें। फतेहपुर सीकरी याद रखिएगा कि आपके उत्तर प्रदेश में जाए। ठीक है ना। तो ये अभी 10 तक जो है आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स करते रहिएगा कॉपी पे, एक नोट्स बना लीजिए, उस पे सारे क्वेश्चन फैक्ट्स लिखते रहिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें कि एलिफेंटा, ये 11 नहीं पूछता, इससे ध्यान रखिएगा। एलिफेंटा की गुफाएं पूछे तो ये भी आपके महाराष्ट्र, एलोरा एलिफेंटा मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर पूछे 14 नंबर देखिए, सांची और बौद्ध स्मारक पूछे तो कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। हुमायूं का मकबरा भी पूछे, आप पूछ सकता है आपसे, दिल्ली में है। ठीक है ना। कुतुब मीनार पूछ सकता है, कुतुब मीनार ये सब दिल्ली में, याद ही होगा आपको। ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोध गया, ये आपके पिछले साल जेडी में पूछा गया था। ठीक है ना।
बोध गया और महाबोधि मंदिर जो परिसर है वह कहाँ पर है आपका, बिहार में है। ऐसे भी याद देखिएगा जहां आपकी बुद्ध महाबोधि की बात आती है, बुद्ध की बात आती है, तो बिहार की धरती से हम लोग का इसका सामना होता है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका का रॉक शेल्टर भी आपका कहां पर है, मध्य प्रदेश में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि पता है आपको एक स्टेशन है जो कि आपकी कहां का है, महाराष्ट्र का, इसको भी विश्व विरासत में डाल दिया गया, सांस्कृतिक विश्व विरासत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं क्या है इसमें। 34 से टोटल, अभी मैंने 20 तक आपको बताया। देखिए अब आगे देखिए, इसमें बोल सकता है लाल किला, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लाल किला हो गया, जंतर मंतर हो गया, ठीक है ना। तो लाल किला जो परिसर है ये आपके दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। जंतर मंतर ये आपके दिल्ली वाला नहीं है, ये जयपुर वाला है, और जयपुर को हम लोग के नाम से जानते हैं, आपको पता है, ये पिंक सिटी, ठीक है ना, जो कि आपकी कहां पर है, राजस्थान में। 24 नंबर में क्या है, राजस्थान का किला। अब कौस राजस्थान का किला कहां पे हो सकता है, राजस्थान में हो जाएगा। रानी की वाव, जी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये रानी की वाव जो है ये आपके कहां पर है, गुजरात में, ठीक है। नालंदा याद रखिएगा, बोध गया याद रखिएगा, ये सब कहां पर है आपका, बिहार में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 29 नंबर में मुंबई का विक्टोरिया जो आपका है, आर्ट डेको और इनिशियबल, ये भी कहां पर है, मुंबई में है। जयपुर शहर याद रखिएगा, जयपुर जो कि आपके राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए चार्ट और बचा हुआ। अब इसमें क्या है आपका, इसमें सिर्फ याद रखिएगा आप, इसमें धौलावीरा, ठीक है ना, धौलावीरा जो कि आपको पता है एक हड़प्पा शहर है। हड़प्पा जब आपको हिस्ट्री बताएंगे कि हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जो आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया था, ठीक है। तो इसमें गुजरात में, तो धौलावीरा कहां पर है, गुजरात में हो जाए, ठीक है ना। होयसलाई का पवित्र मंदिर समूह पूछे तो कहां पर जाए, कर्नाटक में। तो मैंने ये अभी तक आपको जो बताया वो 34 सांस्कृतिक विरासत में जितने भी आपको मैंने बताया वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार याद कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि हमारा मेन चीज है प्राकृतिक के बारे में, ठीक है ना, और मिश्रित। देखिए टोटल मैंने कितना बताया आपको, टोटल विश्व धरोहर आपके 42 होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताया 34 आपके सांस्कृतिक होते हैं, ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक, और आपके जो प्राकृतिक होते हैं वो टोटल कितना है, 7 है, ठीक है। प्राकृतिक आपका जो है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक जो हो जाएगा वो मिश्रित है, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जो कि आपका पहला चीज है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर, असम में। डेट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सातों का 1985 में पूछ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को प्राकृतिक विश्व विरासत में कब डाला गया था, तो 1985 में, 1985 में। वही अगर 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें कहां पर है, तो असम में हो जाएगा, ठीक है ना। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, असम में, जो कि आपके 1985 में, ठीक है। 3rd नंबर में क्या पूछा, देखो ध्यान से, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपके, राजस्थान, जो कि 1985 में। सुंदरवन पता है आपको, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपके कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, 1987 में। नंदा देवी पूछे फूलों की घाटी, जो कि आपको पता है उत्तराखंड हो जाएगा, 1988 में इसको डाला गया था, ठीक है ना। अगर 6 नंबर पूछे पश्चिमी घाट कहां पर है, महाराष्ट्र, कर्नाटका में, ठीक है। और ग्रेट हिमालय आपके राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो हिमाचल प्रदेश। तो मैंने विश्व विरासत में आपको टोटल 42 में से 34 आपको सांस्कृतिक के बारे में टिक लगा दिया, जो जो एग्जाम में पूछा जाता है टीसीएस में। फिर मैंने आपको 7 के बारे में बताया, प्राकृतिक के बारे में, और उसके बाद में मैं अभी आपको एक लास्ट बताने जा रहा हूँ, 1 नंबर। देखिए मिश्रित क्या है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है ये मिश्रित है, जो कहां पर है आपके, सिक्किम में। डेट याद रखिएगा, 2016 में डाला गया था। तो इस प्रकार से आपकी ये जो यूनेस्को की विश्व विरासत थी, ये एक टॉपिक आपका खत्म होता है। एक बार फिर से रिकॉल करवा देते हैं आपको। यूनेस्को जो है एक आपको बता दें, इसकी स्थापना कहां कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1945 को हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। अगर यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछे तो कहां पर हो जाएगा, आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को की विश्व विरासत में टोटल कितनी विश्व विरासत चीजों को डाली गई है, तो टोटल 42 डाली गया है, जिसमें से आपके सांस्कृतिक की बात करें तो मैंने बताया आपको 34 सांस्कृतिक है, ठीक है। प्राकृतिक की बात कहें तो टोटल 7 है, और आपकी मिश्रित की बात कहें तो 1 होगा। 34 ही नहीं याद रखना, जिसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट मैंने टिक लगाया उसको जरूर आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि वही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। जहां तक हमने अभी तक एनालिसिस किया है कि मैंने देखा है कि एग्जाम ने, टीचर्स ने किन किन चीजों को बार बार रिपीट किया है, तो ये ज्यादातर आपकी रिपीटेड है। 7 आप ये याद रखना, इसका डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट को हम लोग प्राकृतिक विश्व धरोहर में कब शामिल किए थे, 2012 में किए थे, ठीक है। और एक ये राष्ट्र याद रखना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचन से याद रखना, कंचन सिक्किम, ठीक है ना। तो कंचन राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सिक्किम, जो कि 2016 में इसको डाला गया था। और ये कैसी आपका है विश्व विरासत, तो मिश्रित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक्स पे आते हैं बिना किसी देरी का। तो अगला टॉपिक है यूनेस्को का अमृत संस्कृत विश्व विरासत देखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, यूनेस्को की विश्व विरासत तो देख लिए, अभी अमृत सांस्कृतिक विश्व विरासत का मतलब क्या होता है,
जिसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं, उसको मतलब एक तरीके से फील कर सकते हैं, वैसी चीजों को अमृत सांस्कृतिक विश्व विरासत के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए कि रामलीला देखते हैं, ठीक है, तो रामलीला देखते हैं तो उसकी भाव, उसकी चीजों को हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है ना। वही अगर देखा जाए कोई भी सांस्कृतिक नाट्य कला वगैरह देखते हैं तो इसको भी हम लोग एक प्रकार से देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, वैसी चीजों को अमृत संस्कृत विरासत के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि हम लोग को कुछ ऐसे दिया हुआ है जिसको अमृत संस्कृति में डाला गया, देख लेते उसको भी। देखिए, तो इसमें पहला चीज है आपका कि कुटियाट्टम, ठीक है ना, ध्यान रखिए, कुटियाट्टम जो कि एक प्रकार का सांस्कृतिक नाट्य कला है। नाट्य मतलब आपको पता है डांस का है, और ये केरल का है, याद रखिए कुटियाट्टम कहाँ का है, केरल का है। और ये जो शामिल होने का वर्ष था ये 2008 में था, ऐसे याद रखना, थोड़ा सा इसको मर्ज करके याद रखिएगा कि 2008 में किन किन चीजों को हम लोग अमृत संस्कृति में डाले थे। तो याद रखिए कुटियाट्टम की बात हो, वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा हो, या फिर रामलीला जो कि आपको पता है रामायण की पारंपरिक प्रदर्शन, इन तीनों चीजों को जो डाला गया वो आपके 2008 में डाला गया था। और ये किसमें डाला गया था, अमृत, ठीक है ना, सांस्कृतिक विरासत में, ठीक है। उसके बाद देखा जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, छौ नृत्य, ठीक है ना, छौ नृत्य को 2010 में डाला गया था, ठीक है ना। कालबेलिया जो कि पता है राजस्थान का एक लोकगीत है, ठीक है ना। तो कालबेलिया की बात किया तो ध्यान रखिए कालबेलिया कहाँ का है, राजस्थान का एक लोकगीत है, और नृत्य भी है जो कि आपके 2010 में डाला गया था। तो ये 2010 वाला याद रखिएगा कि अगर मुडियट्टू, देखिए जब भी बात अगर अट्टू की हो या फिर अट्टम की हो, ज्यादातर आपके 95% केसेस में देखा जाता है वो केरल का है, ठीक है ना। तो मुडियट्टू की बात हो, कुटियाट्टम की बात हो, ये सब केरल का अनुष्ठान थिएटर है, जिसको ये एक प्रकार का नाटक है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपके 2010 में डाला गया था, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा कि 2008 में आपके जो डाली गई थी अमृत संस्कृति में कुटियाट्टम, वैदिक और रामलीला, क्या हो जाएगा, कुटियाट्टम, वैदिक और रामलीला। उसके बाद अगर 2010 में डाला गया था आपको यूनेस्को में अमृत में, तो छौ, कालबेलिया और मुडियट्टू, क्या हो जाएगा, छौ, कालबेलिया और मुडियट्टू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब इसमें एक थोड़ा सा और चीज है, बता देते, ये लास्ट है, ध्यान रखिएगा। जितनी भी चीजें है ना, ये आपकी यही स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एग्जाम जो टीसीएस क्या करता है, आपको जितनी भी जीके का सवाल पूछता है ना, लगभग आपको पता है सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के ही लगभग होता है। तो अगर अभी इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो आप सोच लीजिए कि जीके में 70 to 80% जो है आपका कंप्लीट होता है। हाँ पता है जीके एक समुंदर है, इस पे कभी पार नहीं लगा, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण, सबसे पहले आपको बता दें लद्दाख जो एक पूरी तरीके से कोल्ड डिजर्ट है, ठीक है ना, एक पूरी तरह से ठंडे रेगिस्तान है, और उसकी राजधानी तो पता है आपको लेह हो जाएगा, ठीक है ना। तो लद्दाख में ना बौद्ध मंत्रोच्चारण जो है, जो हिमालय लद्दाख के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ, इसको भी अमृत विश्व विरासत में डाल दिया गया था 2012 में, ठीक है ना। ये एक प्रकार से बौद्ध द्वारा जो है ना मंत्रों उच्चारण किया जाता है। तो उन देखिए मैंने भी क्या बताया, अमृत संस्कृति का मतलब क्या होता है, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जो आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लोग आपस में वहां पर आते हैं घूमने के लिए, तो वैसी चीजों को सीधा अमृत संस्कृति में हम लोग डाल देते हैं। तो इसमें यह था कि लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चारण 2012 में डाला गया था। संकीर्तन, देखो क्या दिया, संकीर्तन जो मणिपुर के अनुष्ठान गायक है, जिसमें ढोल वादन नृत्य ये सभी चीजें 2013 में डाला गया। पंजाब में जाडियावाला गुरु के ठठेरों द्वारा पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की पारंपरिक शिल्प कला को, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा है कि पीतल और तांबे की बर्तन की बनाने की पारंपरिक शिल्प कला को कब डाला गया था, अमृत संस्कृति में, ये आपके 2014 में। ध्यान रखिए नौरोज जो है ये पारसी धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। नौरोज किससे संबंधित है दोस्तों, पारसी से संबंधित है, और इसको भी अमृत धरोहर में डाल दिया था 2016 में, ठीक है ना। योग आपको पता है, योग जो हम लोग करते हैं, ठीक है ना, इसको भी 2016 में डाल दिया था। कुंभ मेला जो हर 12 साल के बाद लगता है, आपको पता ही है, ठीक है, और इसको 2017 में डाला गया था, ठीक है ना। और कोलकाता का दुर्गा पूजा जो सबसे ज्यादा फेमस है, अभी दुर्गा पूजा देखे आने वाला है, तो ये जो कोलकाता का दुर्गा पूजा ना बड़ा फेमस है, आपको पता है बहुत महंगे महंगे पंडाल्स बनते हैं, काफी महंगी महंगी मूर्ति बनती है। तो ये अमृत संस्कृति में डाल देके लोगों की सांस्कृतिक चीजों को जो आपको से फील करके महसूस किया जाता है, तो अभी प्रेजेंट में इसको डाला गया था 2021 में। हाँ नवीनतम, देखिए आपसे ये पूछ सकता है ना, देखिए एग्जामिनर कितना तेज होता है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि हाल ही में नवीनतम, नवीनतम का मतलब होता है नया, ठीक है, नवीनतम आपके अमृत सांस्कृतिक विश्व विरासत में किसको डाला गया, लिख लीजिए क्वेश्चन,
विरासत में किसको डाला गया है? तो गुजरात का गरबा, बड़ा फेमस डांस है दोस्तों, गरबा। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है, और ये आपके 2023 में डाला गया था। तो ये सारी चीजें जो आपको मैंने अभी बताया, टोटल हमारे पास जो अमृत संस्कृति वो आपके 15 है। कितने हो जाएंगे? टोटल 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया 15 क्वेश्चन को, ठीक है। अभी जितनी भी चीजें मैंने बताया, देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2008 में अमृत संस्कृति में कुटियाट्टम, वैदिक और रामलीला, 3 चीजें हो गया। उसके बाद 2010 में मैंने आपको क्या बताया, छऊ हो गया, कालबेलिया हो गया, मुडियट्टू हो गया, ये आपका हो गया। उसके बाद मैंने बताया लद्दाख का बौद्ध उच्चारण 2012 में, ठीक है ना। साकृतिन की बात क्या है? 2013 में। पंजाब का जाडियावाला की बात की जिसमें तांबे और पीतल बर्तन की शिल्प कला थी, वो 2014 में, ठीक है ना। 16 में याद रखना 2 चीज था 16 में आपका, एक था नौरोज और एक था योग। नौरोज किससे संबंधित है? पारसी धर्म से है। योग पतंजलि, याद रखिएगा, ठीक है ना। विष्णु शर्मा है, ध्यान रखिएगा। पतंजलि लिख भी देते हैं आपको, पतंजलि और आपके विष्णु शर्मा, लिख लीजिए कॉपी पे इसको, विष्णु शर्मा। और अगर नौरोज की कहें तो ये पारसी धर्म से है, ठीक है। उसके बाद कुंभ मेला आपको बता दिए 12 वर्ष पे लगता है सबसे ज्यादा, और कहाँ लगता है? हरिद्वार, ठीक है ना, हरिद्वार। कोलकाता का दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, ठीक है ना। गुजरात का गरबा, ये आपको डाला गया। देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, 11 से लेकर 15 तक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नौरोज की बात करें 2016 में, योग की बात करें 2016, नौरोज और योग। उसके बाद कुंभ मेला 2017 में, कोलकाता का दुर्गा पूजा 2021, और अगर नवीनतम पूछे कौन डाला गया? गुजरात का गरबा। तो आपका 2 टॉपिक अभी मैंने आपको खत्म किया, एक आपको यूनेस्को की विश्व विरासत और दूसरा आपको मैंने अमृत विश्व विरासत। ये 2 टॉपिक मैंने आपको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब चलेंगे कुछ अपने भारत देश के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़िया से देखिएगा। देखिए राष्ट्रीय प्रतीक और उनसे संबंधित तथ्य है। सबसे पहले आपको पता है हम सभी भारतवासी अपने एक झंडे के लिए मरते हैं और उसी झंडे के लिए आपको रहते हैं। तो कहा जाता है यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि हमारे भारत का सिर्फ एक ही तिरंगा है और उसी तिरंगा पर हम लोग क्या करते हैं? जीवन जीते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि हमारा आपको पता है राष्ट्रीय ध्वज जो कि आपको तिरंगा है, ठीक है ना। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो आप याद रखिएगा सारनाथ स्थित, ठीक है ना, अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, पता ही आपको, ठीक है। राष्ट्रगान की बात कहें तो हमारे जनगण मन हो जाएगा, और राष्ट्रगीत की बात कहें तो वंदे मातरम हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ, राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर, और राष्ट्रीय कैलेंडर हो जाएगा संघ संवत पर आधारित है, ठीक है ना। पुष्प की बात कहें तो हमारे कमल हो जाएगा, फल की बात कहें तो आम हो जाएगा, और वृक्ष की बात कहें तो क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो याद ही होगा, फिर भी आप एक बार अच्छे से देखिए। जीके जो है ना, आप इसको बार बार रिवीजन जब तक नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे पता है ये चीज आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि डॉल्फिन है, और याद रखना डॉल्फिन का केंद्र जो है कहाँ खुला गया? अभी पटना में खुला गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो हाथी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इतना तो सबको पता होगा, लेकिन इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज। राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहते हैं? तो हाथी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा राष्ट्रीय ध्वज की बात कर लेते हैं। आपको पता है समान अनुपात में 3 क्षैतिज पंक्तियां होती है, ठीक है ना। उसके बाद में ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। पता है आपके टीचर्स क्या करता है, कभी कभी ये लंबाई चौड़ाई ना पूछ के आपसे पूछ देता है, बताइए कि चौड़ाई और आपके लंबाई, चौड़ाई और लंबाई क्या होता है राष्ट्रीय? लड़का बस तेज होता है, बस लंबाई चौड़ाई हम लोग ध्यान रखते हैं, 3 मार के और ऑप्शन मार के चले बनते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जब चौड़ाई लंबाई की बात कहें तो ध्यान रखिएगा 3 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, तो इस बार आंसर आपका 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। लंबाई चौड़ाई अगर पूछे तो 3:2, मतलब राष्ट्रीय ध्वज का जो आपका साइज होता है, जो लेंथ होता है, लंबाई वो 3 होता है, और जो चौड़ाई होता है वो कितना होता है? 2 होता है। लेकिन यही आपसे चौड़ाई लंबाई पूछ दे तो ध्यान रखिएगा 2:3, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा कलर्स की बात करते हैं। केसरिया रंग जो पता है सबसे ऊपर होता है, जो देश की ताकत और शौर्य को दर्शाता है कि हमारा देश बहुत ताकतवर है, हमारा देश बहुत शौर्य है, ठीक है ना। बीच में सफेद जो पट्टी होती है वो धर्म चक्र के साथ बताता है। देखिए हमें जीवन में हमेशा पता है 2 चीजें, हमारे जीवन में सुख और दुख, ये दोनों चीजें आती रहती है। तो हम अपने जीवन में प्रगति की ओर बढ़ते रहें, हम अपने जीवन में लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, इस बात की हमें कौन देता है? हमें वो पट्टी धर्म चक्र देता है, जिसमें ये बताता है कि शांति और सत्य का संकेत होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चक्र जो लगा रहता है उसके बारे में बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीजें देखो, यहाँ पे हो जाएगा। बता रहे हैं आपको, देखिए मैंने आपको बता दिया इसमें, 1 मिनट थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। हाँ तो ये हो गया राष्ट्रीय तीक के बाद राष्ट्रीय ध्वज। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, हरा रंग के बारे में बता देते हैं आपको।
देखिए हरा रंग जो है सबसे नीचे होता है, जो देश के विकास और भूमि की पवित्रता और उर्वरता को दर्शाता है कि हमारे देश में हरियाली है। ठीक है, ये तो बताई थी। सफेद पट्टी जो हमें प्रगति के आगे और बढ़ाने के लिए बताता है। टोटल याद रखिए कितनी तिलियां होती है, 24 तिलियां होती है। ठीक है ना, और इसका प्रारूप कहां से लेकर, सारनाथ इसे अशोक के सी स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। ठीक है, चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, हम लोग को पता है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जो भारत की संविधान है, सबसे पहले तो भारत की संविधान जो है एक सबसे बड़ी लिखित संविधान है। ठीक है ना, इसको लिखने में 2 साल 11 मंथ और 18 दिन का समय लगा था, कहीं कहीं आपको 13 दिन भी देख सकता है। ठीक है ना, उसके बाद देखा जाए कि भारत के संविधान में जो लिखने में सबसे अहम जो जिसका रोल रहा है वो हमारे पता ही है, हमारे भारत के जो आपके संविधान के पिता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है ना, उनका सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा है। और इस संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन, संप्रतक और नाम अनुचित प्रयोग का निवारण, ये किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1950, और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण 1971 के उपबंधों से हुआ था कि अब हमारे भारत का जो झंडा है यही रहेगा और इसी झंडे के साथ हम भारत को क्या करेंगे, अपने विकास की ओर ले चलेंगे। ठीक है ना, तो ये पूछा जाता है कि बताइए राष्ट्रीय झंडे का जो प्रदर्शन है, जो राष्ट्रीय झंडे का हम प्रचार करते हैं, उसके लिए जीते हैं हर लोग, उसका जो है हम आपको पूरी तरीके से किस उपबंधों पर किए, तो 1950 1971। ठीक है ना, भारतीय झंडा संहिता जो कि आपको पता है 2002 दिनांक 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है। जब हमारा झंडा आपका जीते, उसमें हमारा एक चीज था कि भारतीय झंडा संहिता लाया गया था, एक कानून लाया गया था 2002, उसी समय से इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है ना, दूसरी बात देखते हैं आगे। देखिए सब कुछ इसमें है दोस्तों, बस आप आराम से इस चीज को देखते रहिए, आपका हर स्ट्रैटेजी का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रगान की बात कहें तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है। जो हमारा राष्ट्रगान है वो पूरी तरीके से जो आपको बता दिए राष्ट्रगान वो किसमें है, बांग्ला भाषा में। इसमें एक और चीज आता है कि बंगाल में हम लोग अमार सोनार बांग्ला भी आपके किसके द्वारा लिखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर। लिख लीजिए कॉपी पे, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है ना, उसके बाद राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा हिंदी में संस्करण किया गया। ठीक है ना, जो बातें आपको इन्होंने आपको बांग्ला में लिखी थी उसी बात को हिंदी में आपको लाने वाले कब था डेट, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान के गाने का जो समय होता है वो कितना सेकंड का होता है, 52 सेकंड का होता है। ठीक है ना, अच्छा बात करते हैं राष्ट्रगीत की, तो वंदे मातरम गीत का बंकिम चंद्र चटर्जी किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रच दिया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि वंदे मातरम जो हम लोग गीत गाते हैं वो एक प्रकार का राष्ट्रीय गीत है और इसको लिखने वाले कौन है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रगान कौन है, आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, जो किस भाषा में लिखे थे, बांग्ला में लिखे थे, और उसका हिंदी संस्करण जो हुआ था वो आपके 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है ना, चलिए इतनी सारी फैक्ट्स आप ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स पे। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो इसमें हम थोड़ा सा और डीपली आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या था ना, सबसे पहली बार 1896 में, किसकी बात करें दोस्तों, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, आईएनसी भी इसको कभी कभी बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि जो जन गण मन है सबसे पहले ये कब गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था, और ये किस सत्र में गाया था, किसके सत्र में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में। ध्यान रखिएगा, इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी जो है अपने बंगाली उपन्यास में आनंद मठ में शामिल किया गया। पता है आनंद मठ जो है आपको बता दें ये किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, बंगाली उपन्यास है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरी चीजें, गीत का प्रथम 2 छंदों भारत का संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। ठीक है ना, जो गीत के प्रथम 2 छंद हैं वंदे मातरम, भारत के संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को क्या गया था, इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें आपको मैंने बताया राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, आपको बता दिए कि भारत का जो राज्य चिन्ह है, जो आप जानते हैं कि जो आपके शेर का बने हुए जो मुंह है, अशोक चक्र जिसको बोला जाता है, ये सारनाथ इसी अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। ठीक है ना, उसके बाद बात करें कि मूल स्तंभ से शीर्ष पर 4 सिंह होते हैं। कितने सिंह है, 4 सिंह, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े रहते हैं, और नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्रवल्लरी के रूप में एक हाथी, चौकड़ी भर हुआ एक घोड़ा और एक साड़ और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां होती है, और इसके बीच में भी चक्र बने होते हैं। तो इतनी सारी चीजें उसमें राष्ट्रीय प्रतीक में बनाई जाती है। ठीक है ना, आपको बता दें कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। ध्यान रखिएगा, हमेशा किसकी जीत होती है दोस्तों, सत्य की जीत होती है। ठीक है ना, तो सत्यमेव जयते जो है आपको ये किससे लिया गया था, ये भी पूछ सकता हूं, मुंडको उपनिषद से लिया गया। ध्यान रखिएगा, मुंडको उपनिषद, एक मिनट,
सत्यमेव जयते याद रखना, ये आपके मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता ही है। बताइए सत्यमेव जयते जो है किस लिपि है, तो ये देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि किसका होता है, हिंदी का होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये कहां से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया, जो एक राष्ट्रीय प्रतीक का क्या है, हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग को पता है राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, आपका मोर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये पावो क्रिस्टिकस भारत के एक राष्ट्रीय पक्षी है, इसको पावो क्रिस्टिकस भी कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय बाघ की बात की, राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है, इसको पैथरा टाइग्रस कहा जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। ज्ञात 8 प्रजातियों में भारत प्रजाति में रॉयल बंगाल टाइगर, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाए जाते हैं, ठीक है ना। आपको बता दें कि हमारे 8 प्रजातियां जो है आपकी राष्ट्रीय, जो बाघ की 8 प्रजातियां, वो भारतीय प्रजाति में रॉयल बंगाल टाइगर उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर, मतलब उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है आपके नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, और इधर राजस्थान जो कि आपके पश्चिम वाला पार्ट हो गया, ये पूरे भारत में जो है आपको क्या है, फैली हुई है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या है आपका राष्ट्रीय कैलेंडर, थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर आपको बता दिए हैं कि हमारा शक संवत पर आधारित है, और राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना जो होता है चैत होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है, चैत्र होता है। 365 दिनों का एक समान वर्ष होता है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हमारा जो आपके कैलेंडर है वो कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और 22 मार्च आपका इसका क्या होगा, पहला महीना हो जाएगा। 1957 को अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को क्या कर दिया गया था, इसको अपना लिया गया था। प्रथम चैत आपको बताएं अभी कि 22 मार्च को, और लीप वर्ष 21 मार्च को पड़ता है। तो प्रथम चैत सामान्यतः किसको पड़ता है, 22 मार्च को पड़ता है, लीप वर्ष कब पड़ता है, 21 मार्च को पड़ता है, ठीक है। चलिए और कुछ फैक्ट्स देखते हैं इसमें, ये लास्ट है। मुद्रा चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। देखिए भारतीय रुपये का चिन्ह जो कि आपको पता है ये रुपया है, भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था, ठीक है ना। और याद रखिए कि रुपये चिन्ह को जो डिजाइन करने वाले कौन थे, वो उदय कुमार थे। कौन थे दोस्तों, उदय कुमार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह प्रतीक देवनागरी में र लिखा था और रोमन अक्षर में आर लिखा गया था का मिश्रण है। देखिए अभी क्या बताया, प्रतीक को कौन अपनाया गया था, उदय कुमार। कब अपनाए थे, 2010 में, ये पूछता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। चलो मैंने 3 टॉपिक आपको बता दे, अब हम चलते हैं भारत की पारंपरिक वेशभूषा पे, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि टोटल 28 राज्यों में, हमारे 28 राज्यों में लोगों की क्या पहनावा है, कौन से किस प्रकार के कपड़े लोग पहनते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पुरुष क्या पहनते हैं, स्त्री क्या पहनते हैं, पूछता है भी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपसे वही टिक करवा दूंगा, ठीक है। हालांकि तो ज्यादा है बट फिर भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो चलिए यहां से देखते हैं भारत की पारंपरिक आपकी वेशभूषा। तो अरुणाचल प्रदेश, देखिए जो मैं टिक कर रहा हूं बस ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश कोट, शॉल और लुंगी, हैट पहनते हैं। हैट मतलब टोपी होता है, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में जो पुरुष है ज्यादातर कोट, शॉल और लुंगी, हैट पहनते हैं। महिलाएं ज्यादातर यहाँ पर दुपट्टा, कमरबंद, पेटियां वगैरह पहनती है, ठीक है ना। असम की बात करें तो यहाँ पर धोती, गमछा, कुर्ता पैजामा पहना जाता है। महिलाएं यहाँ पर मोखला, चादर, साड़ियां पहनती है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में तो आपकी धोती, चूड़ीदार, कुर्ता पहना जाता है, और यह महिलाएं जो आपकी धर्म साड़ी पहनती है। यूपी का याद रखिएगा, पूछता है यूपी में लोगों का जो है आपके ज्यादातर क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, ठीक है ना। और महिलाएं जो ज्यादातर आपकी साड़ी सलवार पहनती है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए उत्तराखंड की बात क्या है, उत्तराखंड की बात क्या है, तो हमारा ये आपका हो जाएगा कुर्ता पैजामा जैकेट टोपी, ठीक है ना। तो हमारे मैंने आपको बताया उत्तराखंड के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उड़ीसा के बारे में। देखिए सारा स्टेट्स नहीं बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट स्टेट है उसी के बारे में बात करें। उड़ीसा में ज्यादातर मेंस लोग धोती पहनती है, और महिलाएं क्या पहनती है, साड़ी पहनती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटका की बात क्या है, तो यहाँ भी आपके पैजामा और पगड़ी पहना जाता है, और ज्यादातर महिलाएं यहाँ पे साड़ी पहनती है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए, हाँ ये याद रखना, गुजरात का पूछता है, ठीक है ना, गुजरात का पूछेगा, गुजरात का चोरनो और केविया, ठीक है ना। और यहाँ पे ज्यादातर महिलाएं आपको घाघरा पहनती है, ठीक है ना। गोवा की बात करें तो पुड्डिवम पहनती है, और आपके यहाँ पर पोनो भाजू पहनती है महिलाएं, ठीक है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर भगवान धोती कुर्ता पहनती है, महिलाएं ज्यादातर यहाँ पे साड़ी ब्लाउज पहनती है, ठीक है ना। तमिलनाडु में देख लीजिए आपके यहाँ पर धोती और लुंगी के ज्यादातर मेल पहनते हैं, और महिलाएं यहाँ पर साड़ी कांचीपुरम पहनते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये सब नहीं पूछता इसमें। चलिए देख नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ड्रेसेस है और ड्रेसेस आपको ज्यादातर नहीं ध्यान रखना इतना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि भारत की प्रमुख साड़ियों के बारे में, कि भारत की जो प्रमुख साड़ी है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए
इसमें भी सारा नहीं पूछेगा, जो इंपॉर्टेंट है आपको वही बताएंगे। मंगलागिरी की सूती साड़ी, अगर आपसे पूछे कि मंगलागिरी की सूती साड़ी जो है आपके किस राज्य से है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश के राज्य से है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मंगलागिरी की सूती साड़ी आपकी किस राज्य से है, तो आपके आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। सूती और भी लिखिएगा, रेशमी साड़ियां भी आपकी वही आंध्र प्रदेश है। मूंगा सिल्क बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा, वीवीआई है। तो मूंगा सिल्क साड़ी जो है कहाँ का है, ये असम का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे बनारसी, जी आपको पता है बनारसी साड़ी बनारस जो कि आपके यूपी से है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर धारवाड़ साड़ी पूछता है, इलकाल तो नहीं पूछता है, धारवाड़ पूछा है, ठीक है ना, क्योंकि हमने जितना एनालिसिस किया अभी तक की क्वेश्चन किस प्रकार का कौन सा टॉपिक ज्यादातर रिपीट हुआ है, तो ये सारी चीजें जो कि धारवाड़ साड़ी आपकी कर्नाटका का, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए, यह देखिए कांचीपुरम का साड़ी, तो कांचीपुरम आपकी तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, कांचीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु। और इसमें जामदानी साड़ी याद रखिए, जामदानी साड़ी आपकी कौन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। जो टिक करे उसको लिखते रहिए कॉपी में, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए 3 और है, उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जामदानी साड़ी बता दिया आपको हम, जामदानी साड़ी कहाँ का है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। आगे देखिएगा माहेश्वरी साड़ी की बात की, फिर चंदेरी साड़ी की बात की है, तो ये भी आपका किधर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैठानी साड़ी, जी पूछा है एग्जाम में, ठीक है ना। वह भी आपको हाल ही में सीएचएसएल एग्जाम में पूछा था, इस बार का सीएचएसएल एग्जाम की बात कर रहे थे, तो पैठानी साड़ी का कहाँ आपका है, ये आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। और पटोला साड़ी जो आपको बता दी गुजरात का है, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको 4 टॉपिक कराया। सबसे पहले मैंने यूनेस्को के बारे में बताया, फिर यूनेस्को के अमृत धरोहर के बारे में बताया, फिर मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताया जो झंडे से बताया अपने, और उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कौन से अंग वस्त्र किस आपके राज्य से संबंधित हैं, और उसके बाद कौन सी साड़ी किस राज्य से। अब जो अगला टॉपिक हमारा है वो टॉपिक ये है भारतीय लोक कला, ठीक है ना। आपको पता है ये हमारे एग्जाम्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि लोक कला से सवाल जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि टीचर्स 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में न पूछे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहले देखो बिहू गीत, ठीक है ना, बिहू जो गीत है वो किस राज्य से संबंधित है, तो असम से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बिहू गीत जो है आपके किससे, एक प्रकार का संगीत है, लोक संगीत की बात करें तो बिहू जो है आपके लोक संगीत किससे है, असम से है। देखिए ये लावनी, याद रखिएगा, लावनी हो गया, पोवाड़ा हो गया, भटियाली हो गया, कोली, तो ये चारों चीजें जो है आपके किससे संबंधित है, महाराष्ट्र से है, ठीक है ना। तो कोली, भटियाली, पोवाड़ा और लावनी किससे है, महाराष्ट्र से है। पांडवानी जो कि आपको पता है छत्तीसगढ़ से, ठीक है ना, पांडवानी छत्तीसगढ़ से, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। भावगीत जो आपके कहाँ के, कर्नाटका से, ठीक है। ये बाउल्स तो अभी तक पूछा नहीं, बट ध्यान रखिएगा बाउल्स कहाँ का, पश्चिम बंगाल। लेकिन देखिए इसमें से बिहू पूछता है एग्जाम में सबसे ज्यादा, उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि लावनी, पोवाड़ा, भटियाली, कोली कहाँ का, महाराष्ट्र का। पांडवानी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए इसको। और उसके भावगीत जो आपके कर्नाटका से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए यहां पर ये आपसे याद रखिएगा कि कुम्मी पात आपका, और उसके बाद आपका दिया हुआ नाथपुरा, पादरगढ़ और आपके अमाईमुड़ी, ये जो बिल्लूपति, ये सभी नाम देखिए पढ़ने पर आपको क्या फील आ रहा है, ये सब तमिल नाम है, ठीक है ना। तमिलनाडु, अम्मान वही, अनाईमुड़ी, ऐसे जब भी नाम होते हैं तो तमिलनाडु याद रखिएगा। जेलियांग जो है आपके नागालैंड से है, जेलियांग कहां से दोस्तों, नागालैंड से। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पनिहारी तीज पूछता है, ठीक है ना, पनिहारी जो तीज है, या फिर मांड, ये कहाँ का है, मांड पूछता है, पनिहारी तीज पूछता है, जो कि आपके राजस्थान से हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, लोक संगीत है, भारत का प्रमुख लोक संगीत है कि जो पनिहारी तीज है, मांड है, कहाँ मनाया जाता है ज्यादातर, तो राजस्थान का। अब कजड़ी, ऐसा हो ही नहीं था, कजड़ी तो लगभग बहुत बार एग्जाम पूछा है, कजड़ी हो गया, रसिया हो गया, ये सब कहाँ का पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। ये आपके मांड, ये ध्यान रखना, जो टिक लगा रहे बस उसको ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है, देखो हर टॉपिक आपका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछे कि आपके छकड़ी हो गया या वनावन हो गया, ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आपका नेक्स्ट, ये देखिए भूत गीत कहाँ का है, आपका केरल का है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे 10 कठिया कहाँ का है, तो ये भी उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है ना। लाई हरवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और खोंगचम याद रखिएगा, खोंगचम हो गया, खोंगजम, लाई होरबा ये कहाँ का है, मणिपुर का है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ देखिए कि बसंत गीत, ठीक है ना। उसके बाद बसंत गीत हो गया, उसके बाद घसियारी गीत हो गया, ये सब कहाँ का है, उत्तराखंड, जो कि फूलों की घाटी, ठीक है। उसके बाद देखिए सोहर, जी बिल्कुल, जो बच्चे जन्म लेते हैं तो हमारे बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाता है, सोहर हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपके पाई अल्हा जो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। और उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा, ये आप क्या देखिए तोड़ा, जो आपको त से तोड़ा, त से तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, तोड़ा कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ये क्या है, लोकगीत है,
गोटा पूछे राजस्थान का है, और आरी पूछे तो याद रखिएगा राजस्थान, लखनऊ और कश्मीर का है। चलिए इस प्रकार से मैंने भी आपको चीजें कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा ये टॉपिक है, देखिए भारत की प्रमुख भूतल रंगोली कलाएं, ठीक है ना। रंगोली से भी सवाल आपका पूछा जाता है एग्जाम में कि जो रंगोली है वो किस राज्य से संबंधित है। देखिए अल्पना जो एक रंगोली है ज्यादातर पश्चिम बंगाल में आपको बनाया जाता है। अल्पना जो किस राज्य में है तो पश्चिम बंगाल में। रंगोली जो बेसिकली रंगोली ही कहते हैं जो महाराष्ट्र में, ठीक है ना। एप्पन याद रखिएगा दोस्तों उत्तराखंड में। बिहार का याद रखिएगा जरूर अरिपन बोलते हैं। बिहार में क्या बोलते हैं रंगोली को, अरिपन कहते हैं। सांझी याद रखना, सांझी जो कि यूपी से है, ठीक है। और मंडवा याद रखना, मंडवा जो कि आपके राजस्थान से हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें नहीं है, आगे देखते हैं। भारत की प्रमुख लोक चित्रकलाएं, देखिए लोक चित्रकलाएं भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें पहला ही क्वेश्चन आपका सही है मधुबनी। जैसे आप जानते हैं जो भी मधुबनी पेंटिंग्स हमारा है वो एक प्रकार से बिहार के मिथिला से, ठीक है ना। हम लोग का जो बिहारी है वो ज्यादातर मधुबनी पेंटिंग को पसंद करते हैं, और ये आपके किस राज्य से संबंधित है तो बिहार के मिथिला से, ठीक है ना। वर्ली पूछे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ली जो है आपके महाराष्ट्र से हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ली कहाँ से हो जाएगा, महाराष्ट्र से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पटुआ पूछे, ध्यान रखिएगा पटुआ कहाँ से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पट्टचित्र याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पट्टचित्र आपके उड़ीसा से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद काली घाट की बात कहें तो पश्चिम बंगाल से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग की कलमकारी, बिल्कुल कलमकारी कहाँ का है तो आपके आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए थांगटा, जी बिल्कुल थांगटा कहाँ का, सिक्किम का है, हिमाचल प्रदेश का, लद्दाख का है। ये सब क्या है, लोक चित्रकलाएं हैं, ज्यादातर यहाँ पर चित्र बनाई जाती हैं, किस राज्य से क्या संबंधित है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या आपका, देखिए मंजूषा की बात कहें, आपका मंजूषा, मंजूषा कहाँ पे, बिहार भागलपुर से, ठीक है। कोलम याद रखिएगा, कोलम पूछता है एग्जाम में तमिलनाडु से, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये भी हमारा एक टॉपिक खत्म होता है। देखिए भारतीय लोक नाट्य कला की बात कहें, देखिए नाट्य कला से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, क्या हमारा बताना, रामलीला जो है आपके, जो जिसमें राम जी के आपके पूरी चरित्र जीवन के बारे में बताया गया रामलीला, ये आपकी किस राज्य से संबंधित है, यूपी से है, ठीक है ना। तो रामलीला का संबंध किस से है तो यूपी से, ध्यान रखिएगा। रासलीला जो कृष्ण जी के आपके बारे में बताया गया है, जो कि आपके कहां से, गुजरात से, ठीक है। पूछ देता है डायरेक्ट, बताइए आप में कि रासलीला जो है किस राज्य से संबंधित है तो गुजरात से। यक्षगान बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, ठीक है ना। यक्षगान जो है किस राज्य से संबंधित है तो ये आपके कर्नाटका जो आंध्र प्रदेश से भी संबंधित है, ध्यान रखिएगा। थय्यम कृष्ण अट्टम, मैंने भी क्या बताया कि जिस भी दोस्तों 95% में देखा गया है ना कि जिसमें अट्टम हो वो ज्यादातर कहाँ का होता है, केरल का होता है। तो कृष्ण अट्टम हो, मडियट्टू हो, ठीक है ना, या फिर आपके ये सारी चीजें कहाँ की हो जाएंगी, केरल की हो जाएंगी। नकल या भाड़ कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। दशावतार की बात कहें तो कहाँ का हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा। भांड पठेर कहाँ का हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का, ध्यान रखिएगा। तमाशा, लावनी, ये भी याद रखिएगा, लावनी, तो लावनी हो गया, तमाशा हो गया, ये कहाँ के आपके, महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखिएगा सवांग कहाँ का है तो पंजाब और हरियाणा का हो जाएगा। नौटंकी, जी बिल्कुल पूछा जाता है, नौटंकी कहाँ का होता है, ज्यादातर यूपी का होता है, मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा मार्च, ठीक है ना। देखिए अगर मार्च पूछे तो मार्च से याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। यात्रा पूछे तो ध्यान रखिएगा पूर्वी भारत से है। अब भवई पूछे तो कहाँ का है, गुजरात और राजस्थान से होगा। तो मार्च हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश से, और आपकी यात्रा हो जाएगा पूर्वी भारत से, भवई हो जाएगा गुजरात राजस्थान से। और इसमें याद रखना 10 कटिया जो है कहाँ का, उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है ना। चंदेरी गोडा कहाँ का आपका, छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें, इसको आप लिखते रहिए कॉपी पर, लिखने से भी याद होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग भारत के लोक नृत्य के बारे में देखेंगे कि भारत में कौन कौन से लोक नृत्य हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक नया टॉपिक है, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि देख लेते हैं। देखिए तो हम लोग चलते हैं आपको सबसे पहले भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र पे चलते हैं, ठीक है ना। वाद्य यंत्र देख लेते हैं, उसको मैं आपको बाद में करवा दूंगा, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा एक नया टॉपिक पहले पढ़ लीजिए। देखिए
वाद्य यंत्र की बात कहें तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि बताइए तत्वाद, तत्वाद यंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो तार वाले होते हैं, तत् का मतलब क्या होता है? तार वाले, ठीक है ना। तो जो तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं वो कौन कौन हो जाएगा? तो तार वाले वाद्य यंत्र में आपसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा संतूर आपका कैसा याद यंत्र है? तो तत्वाद्य यंत्र है। वायलिन आप याद रखिएगा दोस्तों, सारंगी याद रखिएगा, सरोद याद रखिएगा, बीना याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सरोद हो गया, बीना हो गया, वायलिन हो गया, संतूर हो गया, सारंगी हो गया, ये सब कैसे वाद्य यंत्र हो जाएंगे? तो तत्वाद यंत्र हो जाएंगे, ठीक है ना। औनद वाद्य यंत्र, औनद का मतलब आघात वाले वाद्य यंत्र, जिसको आघात किया जाए, चोट पहुंचाया जाए, ठीक है ना। मतलब उसको आप जब तक उसको पीटिएगा तो उसमें से कुछ क्या निकलेंगे? आवाज निकलेंगे। तो आप याद रखिएगा मृदंगम, ठीक है ना, उसके बाद तबला, ठीक है, फिर उसके बाद आप ढुक्कर याद रखना, ढोल याद रखना, ढोलक याद रखना, नगारा याद रखना, ठीक है ना। ये सब एक ऐसे आपके वाद्य यंत्र हैं जो औनद वाद्य यंत्र है, जिसपे हम लोग प्रहार करते हैं, आघात करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो इसमें से कुछ म्यूजिक्स क्या होती है आपको निकलती है, ठीक है ना। सुशीर वाद्य, जिसका सुनने पर हमारा मन एकदम खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। सुशीर जो सुशीला होता है, ये एक प्रकार से वायु वाले, सुशील मतलब क्या होता है? वायु वाले। जब आप इसमें फूंकते हैं तो हवाओं द्वारा आपकी आवाजें निकलती हैं। ये एक प्रकार से कैसा वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र है। बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, शंख हो गया, हारमोनियम हो गया, और आपके इसमें ये पूछता है सैक्सोफोन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद घन वाद्य यंत्र की बात करें तो घन वाद्य यंत्र का मतलब होता है टक्कर वाले वाद्य यंत्र, जिसको टक्कर, जैसे मंदिर में जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, ठीक है ना। तो जब तक उसको घंटी आप नहीं टक्कर किए तो उसमें आवाज नहीं निकलेगा। तो घुंघरू याद रखिएगा, उसके बाद आपका घंटा याद रखिएगा, उसके बाद आप याद रखिएगा खड़ताल, ठीक है ना। तो ये आपका एक वाद्य यंत्र था जो आपसे ये पूछ सकता था कि बताइए वायलिन जो है, ऑप्शन ये दे देगा, वायलिन कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है, औनद वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र है, घन। हिंदी नहीं देगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपको इस पे पकड़ना होगा। तत् मतलब क्या होता है? तार, जो तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं। औनद मतलब जिसको आघात किया जाए, और सुशील मतलब जब आप उसमें आवाज देते हैं तो उसमें से कुछ सुशील आवाजें निकलती हैं। और घन वाद्य यंत्र का मतलब होता है, घन वाद्य मतलब इसको टक्कर वाले वाद्य यंत्र होते हैं। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बताइए मृदंगम जो है एक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? क्या ये तत्वाद्य यंत्र है, औनद वाद्य यंत्र है, सुशील वाद्य यंत्र या फिर घन वाद्य यंत्र? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? औनद वाद्य यंत्र हो जाएगा, जो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक बन जाता है वो है आपका प्रमुख भारतीय वाद्य यंत्र और उनके वादक जी। अब देखिए ये जो टॉपिक है ना, क्या ही बोले, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें ये पूछा गया डायरेक्ट आपसे, बताइए आप हमें मुश्ताक अली खान का संबंध किस चीज से है, पंडित रविशंकर का संबंध किस चीज से है, दोरासिम शमगर का संबंध किस चीज से? तो ऐसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को देखते हैं, खत्म करते हैं, देखते कितना दोस्तों, ज्यादा नहीं है, यहाँ पर 20 है, ठीक है, देख लेते हैं, खत्म कर लेते हैं आज इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले सितार की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सितार में जो अभी तक हमने एनालिसिस किया, उसमें हमारा जो सितार का सबसे ज्यादा पूछा गया है पंडित रविशंकर, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा याद रखिएगा शाहिद परवेज खान को भी याद रखिएगा, उसके बाद याद रखिएगा आप निखिल बनर्जी को याद रखिएगा, और याद रखिएगा मुश्ताक अली खान और उमा शंकर मिश्र। ये चार जो कॉपी पे लिखते रहिएगा दोस्तों इसको। सितार के प्रमुख जो इंपॉर्टेंट है, ये सब तो नहीं ध्यान रखना है और सब याद भी नहीं होगा मुझे अनुसार, आप इसलिए जो मैं टिक कर रहा हूं कम से कम उसको कॉपी पे आप लिखिए। सितार का संबंध जो है आपके किन, पंडित रविशंकर का संबंध किससे? सितार से है। निखिल बनर्जी का संबंध किससे? सितार से है। शाहिद परवेज खान का संबंध किससे? सितार से। मुश्ताक अली खान का संबंध किससे? उमा शंकर का। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको कैसे आप कॉपी पे लिखिएगा, देखिए पहले आप लिखिएगा सितार, ठीक है ना, सितार, और सितार लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से ऐसे डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप नाम लिख लीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको लिखा पंडित रविशंकर। ऐसे क्या होगा ना, आप ना थोड़ा सा इसको हमेशा देखते रहिएगा, या कहीं भी इसको आप दीवार वगैरह पर साट दीजिएगा तो आपको याद होता रहेगा। पंडित रविशंकर। शाहिद हो गया, कुछ कुछ अपना टॉपिक लगा दीजिएगा, जैसे शाहिद से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद निखिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका मुश्ताक अली खान हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, लिखते रहिएगा, सितार से संबंधित। कभी भी आप देखिएगा पंडित रविशंकर, शाहिद, निखिल, मुश्ताक किससे संबंधित है? सितार से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसे कॉपी पे लिखिएगा तो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है बीना से, ठीक है ना। तो बीना आपको पता है, अच्छा बताइए बीना कैसा वाद्य यंत्र है? तो बीना आपका है कैसा है बताइए, अभी मैंने आपको बताया बीना में तार होते हैं, ठीक है ना। तो तत्वाद्य यंत्र जो है आपका क्या है? बीना है, ठीक है। तो इसका संबंध आपको बता दें, जिसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके श्याम सुंदर अयग्री, ठीक है ना। उसके बाद आपका है कल्याण कृष्ण भगवतार, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
फिर आप रखिएगा सुंदरम बालचंद्रम अब बदरुद्दीन डागर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सरोद की बात कहें तो सरोद का अली अकबर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अली अकबर खान हो जाएगा, अमजद अली खान हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कौन है इसके अलावा, तो हमारा हो जाए विश्वजीत राय चौधरी, ठीक है ना। उसके बाद सारंगी की बात करें तो सारंगी में आपके हो जाएगा पंडित राम नारायण दोस्तों, रमेश मिश्रा भी हो जाएगा, सुल्तान खान भी हो जाएगा और उस्ताद बिंदा खान भी हो जाएगा और आशिक अली भी। इसमें सारा ही इंपॉर्टेंट है, शकूर खान भी ध्यान रखिएगा, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शकूर, पंडित, रमेश, सुल्तान, उस्ताद, आशिक जो आपके किसके हैं, सारंगी के, ऐसे याद रखिएगा। सारंगी क्या है, शकूर, पंडित, रमेश, सुल्तान, उस्ताद, आशिक जो है सब किसके हैं, सारंगी के हैं। फिर से बता रहे, शकूर, पंडित, देखिए शकूर, पंडित, रमेश, सुल्तान, उस्ताद और आशिक ये सभी किसके हैं, तो सारंगी के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतूर जो दो ही है, पंडित शिव कुमार शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और भजन सुपारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए, संतूर्स बता दिए आपको। वायलिन्स देखिए, वायलिन क्या है, तो हमारा वायलिन की बात क्या है, तो इसमें वायलिन हो जाएंगे आपके जो सबसे NR मुरलीधरन, जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस चंद्रशेखरन, ये भी इंपॉर्टेंट है। TN कृष्णन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और आपका ध्यान रखिए लालगुडी जयरामन, हालांकि पूछता नहीं है, याद रखिएगा, बस मैंने जो लगाया NR कृष्ण, NR मुरलीधरन, एस चंद्रशेखर और TN कृष्णन, ठीक है ना। सुरबहार की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी और इमरान खान। रुद्रवीणा की बात करें तो असद अली खान और आपके सादिक अली खान, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मोहन बीना की बात कहें तो हमारा कौन हो जाएगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट, ठीक है ना। मोहन बीना के आविष्कारक थे पंडित विश्व मोहन भट्ट, नाम से आपको क्लियर होगा, मोहन से विश्व मोहन भट्ट। तबला की बात कहें तो आपको फिल्म से जाकिर हुसैन, याद रखिएगा। अल्लाह रखा भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद अब ध्यान रखिएगा कि हमारे पंडित किशन महाराज भी आपके कौन से संबंधित है, तबला से है, ठीक है ना। नेक्स्ट याद रखिएगा संदीप दास भी किससे संबंधित है, हमारे तबला से, ठीक है ना। शहनाई बहुत ज्यादा है, शहनाई आपको पता है बिस्मिल्लाह खान जो है। इसके अलावा आपको और बता दें कृष्ण राम चौधरी भी आपके किससे संबंधित है, आपके शहनाई से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद बांसुरी का भी ध्यान रखिएगा, हरि प्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है, बांसुरी से, ठीक है ना। पन्नालाल घोष भी किससे संबंधित है, बांसुरी से, ठीक है। उसके बाद इसमें आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो आपका है पंडित रोनू मंजू मदार, ये भी किससे संबंधित है, बांसुरी से, ठीक है। प्रवीण आपके नहीं, ये नहीं पूछता, ये ध्यान रखिए। देवप्रिय और सुष्मिता चटर्जी भी किससे संबंधित है, आपकी बांसुरी से। लाल पन्नालाल घोष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पन्नालाल घोष भी किससे संबंधित है, आपकी बांसुरी से। गिटार की बात करें तो गिटार के आपके हो जाएंगे ब्रिजभूषण काबरा, ठीक है ना। तो गिटार किससे हो जाएंगे, ब्रिजभूषण काबरा से हो जाएंगे। पखावज की बात कहें तो पखावज में तोताराम शर्मा हो जाएंगे, उसके बाद गोपाल दास हो जाएंगे, उसके बाद छत्रपति सिंह और उस्ताद रहमान खान, ये सभी किससे संबंधित है, पखावज से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदगम देखिए 4 क्वेश्चन और है, 5। देखिए मृदगम की बात कहें तो मृदगम में हमारे कौन हो जाएंगे, पालघाट अनि अय्यर, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात कहें डॉक्टर जगदीश सिंह और आर ठाकुर भीकम सिंह, ठीक है ना। मेडोलिन की बात कहें तो हमारे यू श्रीवास्तव सज्जाद हुसैन हो जाएंगे। नादस्वन की बात कहें तो शेख चिन्ना मौला और नेहरू स्वामी पिल्लई हो जाएंगे। कंजीरा की बात कहें तो हमारे पुदुकोट्टई और दक्षिणमूर्ति पिल्ले हो जाएंगे। घटम याद रखिएगा दोस्तों, EM सुब्रमण्यम जो है किससे संबंधित है, घटम से। हारमोनियम की बात कहें तो हमारे पास हो जाएंगे आपके पुरुषोत्तम वालकर, ठीक है ना। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंस था जो मैंने आपको टिक कर दिया, इसको आप क्या कीजिए, इसको कॉपी पर अपना लिखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा भारत के शास्त्रीय गीतों के बारे में, और इसको पढ़ा के और आज की क्लासेस हम यहीं पर इसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, ठीक है। या फिर दोस्तों इसको, हाँ देखो, भारत की बात कहें कि शास्त्रीय नृत्य जो है, ये लास्ट रहेगा आज का टॉपिक दोस्तों। भारत के अगर शास्त्रीय नृत्य की बात कहें तो टोटल जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपके कितने हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। हमारा टोटल शास्त्रीय नृत्य जो है आपके कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जिसमें से भरतनाट्यम जो किसका है, तमिलनाडु से। कथक की बात कहें तो उत्तर प्रदेश से। कथकली की बात कहें तो केरल से। कुचिपुड़ी की बात कहें तो आंध्र प्रदेश से। मणिपुरी की बात कहें तो मणिपुर। मोहिनी अट्टम, ठीक है ना, और ये किससे है, केरल से। उड़ीसा, उड़ीसा से। सत्रिय असम से, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु से हो जाएगा। कथक आपके किससे हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। उत्तरी भारत भी है, इसको उत्तर प्रदेश भी कहते हैं, यूपी से है, ठीक है। उसके बाद कथकली की बात कहें तो केरल से हो जाएगा। कुचिपुड़ी की बात कहें तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर से। मोहिनीअट्टम की बात कहें तो केरल। उड़ीसा की बात कहें तो उड़ीसा। सत्रिया कहाँ हो जाएगा, असम से हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी तक 4-5 टॉपिक आपको करवा दिए।
आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा इस वीडियो को मतलब समझने में। और क्योंकि देखिए आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, हमें समझ में आता है कि हम इस पे क्या काम और कर सकते हैं। अगर जो भी आपको डाउट है, किसी प्रकार की समस्या है, तो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए हमेशा मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा और मैं जो भी आपको सीरीज चला रहा हूँ, आई होप मैं ये पूरी सीरीज को कंप्लीट कर पाऊंगा और आपके लिए जरूर करूँ, क्योंकि आप जब तक मुझे कमेंट नहीं कीजिएगा, बताइएगा नहीं कि हाँ ये आपको कैसा सीरीज लगा, मैं आगे आपकी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगा। खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं आप सभी इस चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आप इसको सब्सक्राइब कराइएगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय दोस्तों।